हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि गेम्स शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली में एक फुट ओवर ब्रिज गिर जाता है। मार्केट में एक टॉयलेट पेपर रोल की कीमत थी 100 रुपए, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इसे 4000 रुपए में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे कंट्रीज ने धमकी दी कि अगर कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती हैं तो वो अपने एथलीट्स को वापस बुला लेंगे, और फिर सीबीआई और ईडी एक्टिव हो जाती है। दोस्तों, बात शुरू होती है 2003 में। उस वक्त भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींच रहा था। भारत चाह रहा था कि वो ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी को ज़्यादा बेहतर से दिखाए। इसी सोच के साथ भारत ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए बीड लगाई। कॉमनवेल्थ गेम्स एक मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें 71 देशों के थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स हिस्सा लेते हैं। ये गेम्स हर 4 साल में होते रहते हैं और इसे ओलंपिक्स के बाद सबसे प्रेस्टिजियस स्पोर्टिंग इवेंट माना जाता है। दोस्तों, 2003 में यानी नवंबर के टाइम में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने दिल्ली को 2010 के गेम्स की मेजबानी सौंप दी। ये भारत के लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड था। कांग्रेस लीड यूपीए सरकार, जो उस समय सेंटर में थी, केंद्र में थी, उसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान रही थी। प्लान ये था कि गेम्स से टूरिज्म बढ़ेगा, जॉब्स पैदा होंगे और दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में उभरेगी। गेम्स 3 से 4 अक्टूबर 2010 तक होने तय किए जाते हैं। उस वक्त हर भारतीय को ये लग रहा था कि इवेंट भारत को एक नई ग्लोबल आइडेंटिटी देगा। लेकिन दोस्तों, ये सपना जल्दी ही एक नाइटमेयर में बदल जाता है। जब भारत ने मेजबानी की बीड लगाई तो एस्टिमेटेड बजट था करीब 1600 करोड़ रुपए। ये रकम थी स्टेडियम बनाने के लिए, गेम्स विलेज और अलग अलग जो चीज़ें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली में थे, जैसे रोड्स और फ्लाईओवर्स को अपग्रेड करने और इवेंट से जुड़े हुए अदर एक्सपेंसेस के लिए। लेकिन दोस्तों, 2003 से 2004 में 1600 करोड़ जो थी एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन इसे जस्टिफिएबल माना गया। उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट ये दावा करती है कि गेम्स से इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्रिपरेशन शुरू होती है, ये बजट अनकंट्रोल्ड रूप से बढ़ता चला जाता है। कैग की 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अंत में टोटल बजट जो था वो बढ़कर के 70,000 करोड़ रुपए हो गया। जी हाँ दोस्तों, 1600 करोड़ से 70,000 करोड़, बजट का लगभग 40 गुना ज्यादा। अगर इस अमाउंट को आज के इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म्स में देखें तो ये और भी स्टैगरिंग हो जाता है। पर सवाल ये है कि इतना पैसा गया कहाँ? क्या सचमुच इतना एक्सपेंस हुआ या ये पैसा किसी के पॉकेट में चला गया या बहुत लोगों के? जवाब है दोनों। कुछ पैसा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ, लेकिन इसका मैसिव हिस्सा करप्शन में डूब गया। आइए अब इस स्कैम के हर पहलू को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की थी, जिसके चेयरमैन थे सुरेश कलमाड़ी। बाकी कलमाड़ी उस वक्त इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी भी थे। इसके साथ थे ललित भनोट, जो कि उस टाइम सेक्रेटरी जनरल थे। इनके अलावा टीएस दरबारी ज्वाइंट डायरेक्टर, वीके वर्मा कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के डायरेक्टर थे, और कई लोग जैसे कि संजय महेंद्रू, एम जयचंद्रन, संयुक्त महानिदेशक बीएस लाली, प्रसार भारती की सुई, इनके अलावा एएम फिल्म्स, एएम कार्स, एसआईसी लाइव एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स भी इसमें शामिल थे। इन लोगों का काम था गेम्स की प्रिपरेशन की देखरेख करना, कॉन्ट्रैक्ट्स देना और इंश्योर करना कि सब कुछ ऑन टाइम विद इन बजट पूरा हो जाए। लेकिन जो हुआ वो उस वक्त ठीक इसका उल्टा था। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने करप्शन का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने हर रूल और रेगुलेशन को तोड़ दिया। सबसे बड़ा स्कैम हुआ टेंडरिंग प्रोसेस में। गेम्स के लिए स्टेडियम, गेम्स विलेज, रोड्स और अदर फैसिलिटीज बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए दिए ही नहीं गए। कई केसेस में कॉन्ट्रैक्ट्स उन कंपनीज को दे दिए जाते हैं जो नहीं थी या फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोगों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई थी। उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसमें आइटम्स की प्राइसेस को कई गुना ज्यादा बढ़ा के दिखाया गया था। एक शॉकिंग एग्जांपल है टॉयलेट पेपर रोल का। दोस्तों, मार्केट में एक टॉयलेट पेपर रोल की कीमत थी करीब 100 रुपए, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इसे 4000 रुपए में खरीदा। एक ट्रेडमिल जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 50,000 रुपए के आसपास थी, उसे 6 से 6.5 लाख रुपए में खरीदा जाता है। एक छाता जो 200 रुपए में मिल जाता है आज भी, उसे 6000 रुपए में खरीदा गया था। एक एसी जो 30 से 40,000 रुपए में मिल जाती है, उस टाइम में आप सोच सकते हो उसको 3.5 लाख रुपए में खरीदा गया।
दोस्तों कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे आइटम्स की लिस्ट थी जिनकी प्राइसेस मार्केट रेट से बहुत ज्यादा थी। इन फेक बिल्स के जरिए कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑफिशियल्स ने मिलकर देश के मेहनत करने वाले लोगों का जो टैक्स भरते हैं उनके हजारों करोड़ रुपए लूटे जाते हैं। इसके अलावा एक और मेजर स्कैम था टाइमिंग, स्कोरिंग एंड रिजल्ट सिस्टम का। ये सिस्टम गेम्स में टाइम्स और स्कोर रिकॉर्ड करने के लिए क्रिटिकल था। इसके लिए एक फॉरेन कंपनी स्विस टाइमिंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसकी कॉस्ट थी 157 करोड़ रुपए। लेकिन कैग ने पाया कि इस सिस्टम का एक्चुअल मार्केट वैल्यू इससे बहुत ज्यादा कम था, जो उस टाइम के अकॉर्डिंग 60 करोड़ रुपए के आसपास। बाकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस कॉन्ट्रैक्ट में रिश्वत दी गई थी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कुछ ऑफिसर्स और कंपनी के बीच बांटी गई। कॉम्पिटिटिव बिडिंग के रूल्स को इग्नोर किया गया था और स्विस टाइमिंग को सिंगल वेंडर बेसिस पर चुन लिया गया था। ओवरले सर्विसेज जैसे टेंट, चेयर्स, टेबल्स और टेम्पररी स्ट्रक्चर्स पर किराए पर जो सामान लिए गए थे उसमें भी मैसिव इरेगुलरिटीज पाई गई थी। उदाहरण के लिए एक चेयर जो मार्केट में 100 से 150 रुपए में रेंट पर मिल जाती है, खैर उससे भी कम है, उसे 8,000 रुपए में लिया गया था। एक टेंट जिसकी रेंटल कॉस्ट 10,000 रुपए थी उसे 1 लाख रुपए में बिल्ड किया गया था। ओवरले सर्विसेज के लिए करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए जबकि इनकी एक्चुअल कॉस्ट 100 करोड़ से भी कम थी। लेकिन सवाल ये था कि एक्स्ट्रा अमाउंट गया कहाँ। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स और मिडिलमैन के बीच बांट दिया गया था। गेम्स विलेज जहां एथलीट्स को स्टे करना था उसका कंस्ट्रक्शन भी एक मेजर स्कैम बन गया था। इसके लिए MRMGF नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिसकी कॉस्ट थी करीब 1,000 करोड़ रुपए। लेकिन जब गेम्स शुरू होने वाले थे तो विलेज की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी, कई कंट्रीज ने इसे रहने लायक ही नहीं बताया। बाथरूम्स गंदे थे, वॉल्स पर लीकेज थी और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई का काम पूरा ही नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे कंट्रीज ने थ्रेट दी कि अगर कंडीशंस इंप्रूव नहीं होते हैं तो वो अपने एथलीट्स को वापस बुला लेंगे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गेम्स विलेज में लो क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ था। चीप पाइप्स, टाइल्स और फिटिंग लगाए गए थे जबकि बिल्स में प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स की प्राइसेस दिखाई गई थी। कॉन्ट्रैक्टर्स ने सस्ता मटेरियल इस्तेमाल किया, बाकी का पैसा पॉकेट में डाल लिया। इन सब के बावजूद गेम्स विलेज को लास्ट मिनट में जल्दीबाजी में तैयार किया गया था जिससे इसकी लागत और भी ज्यादा बढ़ गई। गेम्स के लिए दिल्ली में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए गए जैसे रोड्स, फ्लाईओवर्स और मेट्रो लाइंस। इन प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार और PWD की थी, लेकिन यहाँ भी करप्शन ने अपनी जड़ें जमा ली थी। उदाहरण के लिए बारापुला फ्लाईओवर जो दिल्ली का है, जो गेम्स विलेज को स्टेडियम से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, उसकी कॉस्ट थी 252 करोड़ रुपए। लेकिन कैग ने पाया कि इसका एक्चुअल कॉस्ट जो है इससे बहुत ज्यादा कम था और बाकी का पैसा इरेगुलेटरीज में चला गया। दोस्तों सिमिलरली रोड्स के वाइडनिंग और स्ट्रेस कैपिंग के लिए भी करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे, लेकिन कई रोड्स गेम्स शुरू होने से पहले तक पूरा ही नहीं हो पाए थे। जो रोड्स बने वो भी जल्दी में ही खराब हो गए थे क्योंकि उसको बनाने के लिए घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हुआ था। ये सब दिखाता है कि करप्शन सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि दिल्ली सरकार और अदर एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व थी। जैसे जैसे गेम्स की डेट नजदीक आने लगी, प्रिपरेशंस में डिलेज की खबरें आने लगी थी। 2007 से मीडिया और कुछ विसल ब्लोअर्स ने वार्निंग देनी शुरू कर दी थी कि काम पीछे चल रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और दिल्ली सरकार ने इन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया था। हालात ये हो गए थे कि गेम्स शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली में एक फुट ओवरब्रिज गिर जाता जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास बनाया गया था। इस एक्सीडेंट में 23 वर्कर्स घायल हुए और ये न्यूज इंटरनेशनल मार्केट में छा गई। BBC, CNN और अल जजीरा जैसे चैनल्स ने भारत की अधूरी तैयारी और पुअर मैनेजमेंट को खूब उछाला। इसके अलावा कई स्टेडियम अधूरे थे। उदाहरण के लिए त्यागराज स्टेडियम में रूफिंग का काम लास्ट मिनट तक पेंडिंग नहीं था। गेम्स विलेज की कंडीशन तो और भी वर्स्ट थी। कई कंट्रीज के एथलीट ने फोटो शेयर किए जिनमें डर्टी बाथरूम्स, ब्रोकन वॉल्स और बिना इलेक्ट्रिसिटी के रूम दिखा रहे थे। न्यूजीलैंड के एक ऑफिशियल ने कहा, दिस विलेज इज नॉट फिट फॉर ह्यूमंस, माने ये जगह इंसानों के रहने लायक है ही नहीं। ये सब खबरें ग्लोबली फैली और भारत की रेपुटेशन पर एक बड़ा धब्बा लग गया। इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद 3 अक्टूबर 2010 को गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी होती है। ये सेरेमनी देखने में बहुत स्टनिंग रही। बॉलीवुड स्टार्स, लेजर शोज और कल्चरल परफॉर्मेंस ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। AR रहमान का थीम सॉन्ग जियो उठो बढ़ो जीते रहो सुपर हिट रहा। लेकिन दोस्तों ये ग्लैमर सिर्फ एक मुखौटा था। ओपनिंग सेरेमनी के लिए करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
जिसमें से बहुत सारा पैसा वेस्टेज हुआ जिसका कोई मतलब ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, सेरेमनी में एक बड़ा हीलियम बलून इस्तेमाल किया गया था जिसकी कॉस्ट 40 करोड़ रुपए बताई गई थी, जबकि एक्सपर्ट्स का कहना था कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट 2 से 3 करोड़ रुपए रही होगी। लाइटनिंग और साउंड सिस्टम के लिए भी इन्फ्लेटेड बिल्स बनाए गए थे। ये सब दिखाता है कि ओपनिंग सेरेमनी की चमक के पीछे करप्शन का काला धंधा चल रहा था। अब बात करते हैं इस स्कैम में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। बिगेस्ट नेम था सुरेश कलमाड़ी। एज अ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरमैन ये सारे डिसीजन इनके ही थे क्योंकि ये सेंटर में थे। उनके अलावा ललित भनोट, टी.एस. दरबारी और वी.के. वर्मा जैसे ऑफिसर्स भी मेन एक्यूज थे। अप्रैल 2011 में सुरेश कलमाड़ी को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ महीने के बाद ही उनको बेल मिल जाती है। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ही रिस्पॉन्सिबल थी। ऑफिशियल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, पॉलिटिशियंस और मिडिलमैन इस करप्शन के गेम में शामिल थे। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन और उनके आउटकम्स पर। तो गेम्स के बाद सीबीआई और ईडी जांच शुरू कर दी, जिसमें सीबीआई 19 एफआईआर दर्ज करती है, जिनमें कई केसेस 2012 तक क्लोज किए जाते हैं और 2014 में सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट सौंप के केस को बंद कर देती है, जिसमें कि घोटाले का कोई सबूत ही नहीं मिला। पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच को आगे बढ़ाती है क्योंकि एलिगेशंस थे कि स्कैम का पैसा फॉरेन अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ था। लेकिन 13 साल बाद अप्रैल 2025 में ईडी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। फिर 28 अप्रैल 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और केस ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। कोर्ट ने इसमें कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत ही नहीं मिला। इससे स्कैम का मनी लॉन्ड्रिंग एंगल पूरी तरीके से खत्म हो गया और केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये क्लोजर रिपोर्ट पर कई सवाल उठते हैं। कैग की 2011 वाली रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया था कि 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें से आधे से ज्यादा करप्शन में चला गया। फिर भी सीबीआई और ईडी को एविडेंस क्यों नहीं मिले? कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया गया। औरों का मानना है कि एजेंसीज ने प्रॉपर्ली जांच ही नहीं की। अब कारण जो भी हो, पर 2025 तक इस स्कैम के सभी आरोपी बिना पनिशमेंट के फ्रीली घूम रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि 70,000 करोड़ रुपए गए कहाँ? अगर आप जानते तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 को भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट माना जा रहा था, लेकिन ये स्कैम सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं था, बल्कि साथ ही साथ भारत की डिग्निटी और क्रेडिबिलिटी का नुकसान था। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का करप्शन सिर्फ पैसे की चोरी नहीं थी, बल्कि देश के फ्यूचर और ग्लोबल इमेज की भी चोरी हुई थी। अगर उस वक्त ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तय होती, तो अगर टेंडरिंग प्रोसेस सही से होता और इन्वेस्टिगेशन सीरियसली होती, तो शायद आज हम इस स्कैम को याद ही नहीं कर रहे होते। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अवेयरनेस ही वो टूल है जो हमें बेटर फ्यूचर की ओर ले जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ आपसे फिर। जय राघव, जय माधव।